देखिए आखिरी क्लास में जो फिजिक्स का हम लोग क्लास किए थे उसमें हम लोग बेसिक कुछ देखे थे, चार्ज के बारे में देखे थे, करंट आपको बताए थे और कुछ बेसिक्स हम आपको बताए थे रेजिस्टेंस के बारे में। आज की क्लास में हम बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में, ठीक है, और रेजिस्टेंस को थोड़ा एलोबरेट करेंगे। रेजिस्टेंस निकला कहाँ से है और रेजिस्टेंस का मेनली जो इस चैप्टर में आपका काम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जहाँ से आपके पास न्यूमेरिकल बनेगा, उस सेक्शन को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो दो चीज़ है, पहले सब बता देते हैं, बाद में इसको हम समझा देंगे। एक चीज़ आपके पास में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक आपके पास में है पोटेंशियल डिफरेंस। दो चीज़ है और दोनों लगभग एक जैसा है। याद होगा पिछली क्लास में बताया था कि कहीं पे चार्ज है, चार्ज अगर कहीं पे रखा हुआ है तो वो स्टैटिक, और अगर वो मूव कर रहा है तो क्या होगा, डायनेमिक। अच्छा, मूव कर रहा है तो किसी रीजन की वजह से मूव कर रहा है, वो रीजन क्या है, वो रीजन ये है। या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा या तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब तक इसमें से कुछ नहीं होगा वो चार्ज मूव नहीं करेगा। मतलब दिस इज द फैक्टर, हाँ, जो कि क्या करता है, उसको मूव कराता है। सीधा सा कॉन्सेप्ट आप ये समझ लो कि इसकी वजह से पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। थोड़ा बुकिश टॉपिक, मतलब ये वो टॉपिक है जो बच्चे को समझ में नहीं आता, तो अक्सर होता है कि रट लो। तो पहले जो रट लो वाला चीज़ है उसको पहले देख लो, उसके बाद हम समझा देते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक ही जैसा है, याद रखिएगा। दोनों जो है ना बिल्कुल एक ही चीज़ है, एक ही जैसा है। सिंबल क्या होता है वो समझो। सबसे पहले सिंबल क्या होता है, भी। पोटेंशियल मतलब भी, सिंबल भी। इसका भी सिंबल क्या होगा, भी। दोनों सेम है तो इसका भी सिंबल क्या होगा, भी। अच्छा, आगे देखो, यहाँ पे हम आपको बताएं इसका यूनिट क्या होगा। इसका यूनिट होगा वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, इसका भी यूनिट क्या होगा, वोल्ट। अच्छा, इसको कभी कभी ऐसे दिखाते हैं और कभी ऐसे दिखाते हैं, भी ए बी। ए बी मतलब क्या, ए से बी, दो पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहाँ भी दो पॉइंट होगा, ठीक है, जब समझाएंगे तब बताएंगे आपको। अच्छा, इसको मेजर किससे करते हैं, इसको मेजर करते हैं हम लोग वोल्ट मीटर से। करंट को किससे मेजर कर रहे थे, ए मीटर से। करंट को किससे मेजर कर रहे थे, ए मीटर को, ए मीटर से। इसको किससे कर रहे हैं, वोल्ट मीटर से। इसको भी किससे मेजर करेंगे, वोल्ट मीटर से। वी मीटर या वोल्ट मीटर जो बोलना है, ठीक है, वोल्ट मीटर से। ठीक है, आगे सुनो, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताते हैं, ये जो वोल्ट मीटर है ना, ये कैसे उसको जोड़ते हैं सर्किट में, ये चीज़ हम आपको आगे बताएंगे। सर्किट क्या होता है, सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, तो याद रखेंगे इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ भी वही होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। मतलब सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, तो पैरेलल में जोड़ते हैं। अभी बताएंगे पैरेलल क्या होता है, इन सीरीज क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको जोड़ते हैं, ठीक है, कंबाइन करते हैं। अच्छा, करंट को मेजर कर रहे थे ए मीटर से, उसको कैसे कंबाइन करते हैं, सीरीज में। वहाँ बताना भूल गए हैं, याद रखिएगा। ए मीटर को या एम मीटर को, एम मीटर को हम लोग करते हैं इन सीरीज में, यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर। ए मीटर को करते हैं इन सीरीज में। क्या होता है इन सीरीज, क्या होता है पैरेलल, ये आपको करना है, बहुत अच्छे से करना है। रेजिस्टेंस पे बेस्ड है, ठीक है, और क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, इससे आप न्यूमेरिकल बनाओगे और बोर्ड्स में ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है, इसको समझते हैं। बुक का डेफिनेशन फिर बता रही है, ये सारा बुक का है, अभी समझा नहीं रहे, केवल देखो बुक में क्या डेफिनेशन दिया हुआ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, द वर्क डन 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉर ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन अ फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, वो है क्या, समझाते हैं, वो है क्या, तो वो है वर्क डन, ठीक है, वो है क्या, वर्क डन। किस पे वर्क डन है, तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे।
ठीक है। कैसा वर्क डन है, जब उस चार्ज को आप कहाँ से लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, कहाँ, किसी पॉइंट में, कहाँ पे, किसी फील्ड में, ये याद रखिएगा, ठीक। इसका डेफिनेशन, अच्छा ये अभी समझाएंगे बहुत अच्छे से। इसका डेफिनेशन क्या होगा, ये पूरा डेफिनेशन यहाँ पे वैसे ही होगा, एज इट इज होगा, बस अंतर क्या होगा कि यहाँ इन्फिनिटी की जगह पे 1 पॉइंट और अ पॉइंट की जगह पे अनदर पॉइंट, मतलब यहाँ 2 पॉइंट की बात करेंगे, यानी कि मतलब पूरा डेफिनेशन वैसे ही होगा। क्या होगा, अगर हम बात करें तो पूरा डेफिनेशन वैसे ही होगा, द वर्क डन ऑन, यहाँ ऑन होगा, हाँ, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फॉर ब्रिंगिंग फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ फील्ड, ठीक। दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे उस चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे किसी पॉइंट में, यहाँ पे कहाँ से लेके आ रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो, अगर फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल बराबर होता है वर्क डन बाई चार्ज, ध्यान से देखिएगा, चार्ज पे वर्क किए हो तो वर्क डन बाई चार्ज, यहाँ भी वही होगा, V बराबर हो जाएगा W बाई Q, ठीक है। समझाएंगे इस चीज़ को भी बहुत डिटेल में बताएंगे। इसमें इन फील्ड है, मतलब इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ही बात कर रहे हैं। हाँ, इन फील्ड मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो वैसा नहीं है कुछ, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है पूरा बुक का कहानी है, ये टोटल है बुक का। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये आपको समझना, अगर समझ में आता तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आता तो इसको याद कर लेना। हम फिर बता रहे, डेफिनेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, याद स्मार्ट वर्क कीजिए, जो पूछा जाएगा उस पर ज़्यादा फोकस करो, जो नहीं पूछा जाएगा उस पर कम फोकस करो। समझा तो हम हर चीज़ देंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है और यहाँ से आपके लिए आपको कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्लियर होगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब हम समझाएंगे, ठीक है, क्या है इसका मतलब बेटाए। चलिए देखो, दोनों एक ही जैसा है, दोनों एक ही जैसा है, तो हम एक समझा देते हैं आपको, दूसरा समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। ये ना वो एक्चुअली कत्ल हो गया उसका, अब जो भी है। देखो पोटेंशियल की बात करते हैं। अच्छा कैसा है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसका क्या मतलब है समझो, कोई फील्ड है, ये प्लस 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 और देखो बहुत सारा प्लस है, ठीक है, स्टैटिक है। अच्छा इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इसको समझो। इन्फिनिटी का मतलब होता है कोई अंत नहीं, मतलब बोल सकते हैं, पर ऐसा समझो, अलग अलग चीज़ के लिए इन्फिनिटी अलग अलग होती है। कहने का मतलब क्या है, मेरे लिए इन्फिनिटी का मतलब वो डिस्टेंस जहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए, सिंपल सा टर्म। एक चींटी के लिए इन्फिनिटी का मतलब होता है वो चींटी के लिए यहाँ से हिमालय इन्फिनिटी हो सकता है, बहुत दूर है ना उसके लिए, चींटी के लिए, मेरे लिए तो बहुत दूर नहीं है, तो उसके लिए बहुत दूर है। तो इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म है, किसी के लिए इन्फिनिटी बहुत दूर हो सकता है, किसी के लिए बहुत पास हो सकता है। मतलब भाई चींटी मेरे रिलेटिव की बात अगर बता रहे हैं कि हिमालय तो नज़दीक है ना मेरे लिए, पर चींटी के लिए बहुत दूर है, तो चींटी के लिए वो इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म है। यहाँ इन्फिनिटी का मतलब वो मत समझना कि सर उसको अनंत से लेके आ रहे हैं, ऐसे तो इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है। तो हम इन्फिनिटी की बात किए, इन्फिनिटी मतलब कुछ इस बोर्ड के बाहर भी हो सकता है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है, और यहाँ पे एक चार्ज है, यही ना बताए थे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, और जो वर्क करेंगे उसी को पोटेंशियल बोलेंगे, यही डेफिनेशन था ना। इन्फिनिटी में तो कोई पॉइंट नहीं रहता था यहाँ पे। कौन बताया, हम मान लिए कि वहाँ पे कोई पॉइंट है, भाई इस जगह को डिनोट कर रहे हो, उस पॉइंट को मान लिए कि कोई P पॉइंट है, ठीक है। हम मानते हैं कि यहाँ पे कोई चार्ज है, कैसा चार्ज है ये समझो। देखो आपको याद होगा शुरू में जब चार्ज के बारे में बताए थे तो कैपिटल Q मतलब थोड़ा बड़ा था, स्मॉल q का मतलब छोटा चार्ज था। ये कैसा चार्ज है, देखो ये छोटा चार्ज है, Q0 का मतलब इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, याद रखिएगा। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है इसके पास अपना कोई फील्ड नहीं है। देखो बहुत सारा चार्ज मिलके एक फील्ड बनाता है,
ठीक है, हम ये बता रहे हैं कि ये एक टेस्ट चार्ज है जिसके पास अपना कोई फील्ड नहीं है, और ये कैसा चार्ज है, प्लस। कोई दिक्कत, क्लियर, कोई परेशानी नहीं है। अब थोड़ा इन्फिनिटी को डिफाइन करते हैं। ये इस फील्ड से इतनी दूर पे है कि ये इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। अब समझ गए इन्फिनिटी का मतलब? मान लो जैसे ये प्लस है, अगर इसके आसपास कहीं होगा तो ये इसको रिपल करेगा ना, कि नहीं करेगा? तो इसको हम इतनी डिस्टेंस पे रखे हैं कि कोई रिपल्सन नहीं हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर, कोई परेशानी नहीं। अब सुनो एक बात बताते हैं, मान लो इस चार्ज को जैसे जैसे इसकी तरफ लेके जाए, डेफिनेशन यही बोल रहा है, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट में लेके आ रहे हैं, और जो वर्क करना पड़ रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही चीज़ है ना डेफिनेशन में, इसको समझो। मान लो इस चार्ज को हम इसकी तरफ लेके आते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस चार्ज को मान लो इस एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और एक पॉइंट यहाँ कहीं सी है। एक बात बताइए, हम इस चार्ज को अगर ए पे लेके आए तो ये फोर्स लगाएगी ना, लगाएगी कि नहीं लगाएगी? लगाएगी। कौन सा फोर्स? रिपल्सन। बी पे लेके आए तो भी रिपल्सन, सी पे लेके आए तो भी रिपल्सन। रिपल्सन कहाँ ज़्यादा होगा? सी में। रिपल्सन कहाँ ज़्यादा होगा? सी पे। मतलब ये चार्ज जैसे यहाँ आएगा, ये चार्ज फट से इधर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? फील करो भाई, ये चार्ज जैसे यहाँ आया ये उसको ढकेल दे, ये जैसे आया ये इसको ढकेल देगा। मतलब ये चाहता है कि तुम मेरे पास नहीं आओ, यही ना मतलब है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि स्टैटिक है, ये इक्विलिब्रियम में है, ये चाहता है कि दूसरा तीसरा चार्ज इसके पास नहीं आए। तुम फील करो, ये चार्ज जैसे यहाँ आया इसने उसको रिपल किया, ये जैसे आएगा फिर रिपल करेगा, तो ये आगे बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना कैसे पड़ेगा वो समझो। ये चार्ज जब यहाँ आएगा धीरे धीरे, ये चार्ज इसको धीरे धीरे लाएंगे, ज़्यादा जोर से नहीं लाएंगे क्योंकि एनर्जी को कंजर्व रखना हमको, तो इसको धीरे धीरे लाएंगे, ठीक है। ये चार्ज जैसे यहाँ आएगा तो ये उस पर कुछ फोर्स लगाएगा। मान लो ये चार्ज Q0 था और इसने इस पर फोर्स लगाया, कुछ F0 फोर्स लगाया, सपोज F0 या F1 फोर्स लगाया। भाई ये इसको किसी फोर्स से ढकेलेगा ना, कोई दिक्कत? अब तुम चाहते हो ये चार्ज इधर नहीं जाए, तो तुम इस चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगाओगे ना, इसके जस्ट अपोजिट, इसको कैंसिल करने के लिए, लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो तुम इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स इधर लगाओगे, और जो कि F2 जो होगा ना वो F1 से ज़्यादा होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम फोर्स क्यों लगाए हो भाई? ये इस फोर्स से इसको इधर धकेल रहा है, वो उसको धकेल रहा है, तो तुम उसको आगे बढ़ाने के लिए फोर्स लगाओगे ना, क्योंकि अल्टीमेट इस चार्ज को वहाँ लेके जाना है ना, कोई दिक्कत? लेकिन वो जो तुम फोर्स लगाओगे वो इससे थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा। अच्छा, फिर यहाँ जब तुम आओगे तो ये फिर से फोर्स लगाएगा, और ज़्यादा लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो तुम फिर फोर्स लगाओगे, लेकिन इस फील्ड से ज़्यादा फोर्स लगाओगे, कोई दिक्कत? एक बात बताओ, ध्यान से समझना, तुम इस चार्ज पे फोर्स लगा लगा के उसको वहाँ तक लेके जा रहे हो, वो चार्ज अपने से नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तुम इस चार्ज को वहाँ पे फोर्स लगा लगा के लेके जा रहे हो, साथ में चार्ज में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। चले जाओ चैप्टर 2 और 3 में जो तुम पढ़ के आए थे, जब फोर्स लगा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो क्या हुआ? वर्क हुआ। किस पे? चार्ज पे। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल। अब समझ गए? कोई दिक्कत? क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत? हाँ, अब एक बात बताते हैं यहीं पे। अब तुम्हारा सवाल यहाँ पे होना चाहिए एज ए स्टूडेंट, अगर हम टीचर से पूछेंगे तो ये सवाल होगा कि सर जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें हम लोग कैसा और कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? भाई वहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है ना, करंट वहाँ फ्लो कर रहा है ना, वहाँ पे हम लोग कैसा? सिंपल सा मतलब, ये चार्ज को जब हम इधर लेके जा रहे हैं तो आप ये समझो कि इसके ऊपर एक एक्सटर्नल वर्क हो रहा है जो इसको लेके जा रहा है वहाँ तक। वही जो वर्क है ना, वही एक पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल कौन क्रिएट करेगा? बात समझिएगा, यहाँ पोटेंशियल कौन क्रिएट करेगा? हम लोग घर में जो बैटरी का इस्तेमाल करते हैं ना, वो पोटेंशियल मेंटेन करता है। पोटेंशियल का सिंपल सा मतलब पता है क्या होता है? एक हाई ऑर्डर, एक लो ऑर्डर, आप ऐसे समझो, ठीक है? एक हाई एक लो ऑर्डर, ऐसे समझो, ठीक है? तो वहाँ बैटरी घर में जो है ना, वो बैटरी पोटेंशियल को मेंटेन करती है। किस वजह से करती है? क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स होता है, वो केमिकल्स की वजह से वो पोटेंशियल को मेंटेन करती है, ठीक है? अब आप बोलोगे सर इस चार्ज को लाने का ही क्या जरूरत है? हम ये बता रहे हैं कि जब तक चार्ज नहीं आएगा तब तक करंट कैसे बनेगा? भाई यहाँ करंट कौन बना रहा है? ये बना रहा है, ये नहीं बना रहा है। आप ऐसे समझो, यहाँ करंट कौन बना रहा है? ये चार्ज मूव कर रहा है ना,
ये चार्ज करंट बनाएगा ना, ये नहीं बनाएगा करंट। अब चाहे ऐसे दिखा लो, देखो इस चार्ज को जब यहाँ लेके आए तो यहाँ बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ये चार्ज इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगी, उतना ही फोर्स तुम भी लगाओगे इस तरफ। अब बताओ जब फोर्स बढ़ेगा तो वर्क बढ़ेगा, वर्क बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। यही है ओम्स लॉ। अभी आगे पढ़ना है आपको। सर वो करंट हम लोग इधर ला सकते तो वो करंट हाँ, इसे निकाल के उधर लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वही होगा। हाँ, वैसे ही होगा, वही सेम थ्योरी समझ लो। मान लो ये कोई फील्ड है, ये बहुत सारा प्लस चार्ज है, बहुत सारा प्लस चार्ज है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, इससे निकाल के लेके जाओगे, ठीक है। मान लो एक चार्ज, ये इसको हम निकाल के लेके जाएंगे। हम पहली बात है निकालना बहुत मुश्किल है, सब बैलेंस है। सपोज हम निकाल लिए, मान लो इसको निकाल लिए, तो ये पूरा फील्ड उसको एक बार में ढकेल देगा ना, कि नहीं ढकेलेगा? हमको एक बार में नहीं लेके जाना है। वजह क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी तो क्रिएट होगी ना, एनर्जी सारा लॉस हो जाएगा, करंट बनेगा ही नहीं। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, हम समझा रहे हैं। होगा क्या कि इसको एक बार में वो ढकेल देगा, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होगी वहाँ पे, और हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर नहीं ना यहाँ पे कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि भाई जो करंट है वो किसी और फॉर्म में अगर निकल जाएगी तो हमको करंट थोड़ा ना मिलेगा, इसलिए धीरे धीरे उसको लेके जाएंगे। उल्टा देख लो, रिवर्स देख लो, जब यहाँ पे आएगा तो एक बार में ढकेलेगा इस तरफ, तो तुम उसको एक बार में जो फोर्स लगा के उसको उधर भेजेगा, उतने ही के बराबर फोर्स तुम अपोजिट करने के लिए लगाओगे, बैलेंस करने के लिए, ठीक है। फिर धीरे 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 उसी तरीके से, क्या जिस तरीके से ये समझा उसी तरीके से ये समझा, बुक के डेफिनेशन का ये मतलब निकलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है? पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो। पोटेंशियल में कुछ नहीं है, ये कोई फील्ड है, बहुत सारा प्लस चार्ज है। क्या किए, इस प्लस चार्ज को यहां से यहां लेके आए हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। इसलिए पोटेंशियल को हम लोग हमेशा ऐसे दिखाते हैं, ए बी। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट क्या है, बी, तो ए बी। अच्छा, इसको कैसे दिखा रहे थे? इसको दिखा रहे थे भी से, तुम ऐसे भी दिखा सकते थे, इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, ऐसे भी दिखा सकते थे। कहाँ से लेके आए, इन्फिनिटी से कहाँ लेके आए, किसी पॉइंट पे लेके आए, ठीक है, सी पे, बी पे, ए पे, किसी पॉइंट पे लेके आए। इन्फिनिटी को नहीं शो करते हैं, इसको दिखा के कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसको हम लोग जनरली ऐसे दिखा देते हैं। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत है? इतना क्लियर है ना? देखो बहुत बेसिक है, इसको बहुत डिटेल में आगे पढ़ोगे जाके, वहाँ भी पढ़ोगे तो कुछ ऐसे ही आपको समझाया जाएगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना जरूरी था। हाँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों में अंतर ये है कि ये छोटे, आप ऐसा समझो, इसका वैल्यू इससे छोटा होता है, आप ऐसा समझ लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो बैटरी में के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। बैटरी में दो टर्मिनल होता है ना, पॉजिटिव और दोनों नज़दीक नज़दीक होता है, तो उस केस में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। और घर के लिए हम लोग पोटेंशियल देख लेते हैं, नहीं बोलते वोल्टेज बढ़ गया घट गया, ये वोल्टेज ही पोटेंशियल है। अल्टीमेट ये जो वोल्टेज है ना, यही क्या है, पोटेंशियल है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर है? मतलब वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कोई मतलब उतना ही एरिया में वो ट्रांसफर करेगा ना? नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल जो है ना कॉन्सेप्ट, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसको समझने का बहुत सारा तरीका है। एक आसान तरीका हम आपको बता दिए कि हमको चाहिए करंट, करंट के लिए हमको चार्ज मूव कराना है। चार्ज अपने से मूव, चार्ज मूव कराने के लिए चाहिए जो फैक्टर चार्ज को मूव कराए, उस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। वो फैक्टर जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल होगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा या आसानी से चार्ज फ्लो करेगा, और जितना आसानी से करेगा उतना आसानी से करंट बनेगा। इसलिए पोटेंशियल जितना ज़्यादा, करंट उतना। अब पोटेंशियल को ऐसे समझ लो, हम आपको कैसे समझाएं, आप ऐसे समझो, एक सिंपल से कॉन्सेप्ट में आप ऐसे समझो, आसान लैंग्वेज में। हालांकि ये सही तरीका नहीं है समझाने का, लेकिन समझाते हैं। एक बात समझो, देखो होता ही है ना कि मान लो ये एक हाइट है और ये एक हाइट है, यहाँ से कोई गिरा और यहाँ से गिरा, सबसे ज़्यादा उसको चोट कहाँ लगेगा, ऊपर वाले में। ऊपर वाला का पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा, नीचे वाले का क्या है, कम। ये एक रिलेटिव टर्म है। पोटेंशियल इज ऑलवेज अ रिलेटिव टर्म। आप आगे पढ़ोगे, जब भी दुनिया में कोई भी पोटेंशियल पढ़ोगे ना आप, तो वहाँ एक रिलेटिव टर्म ही पढ़ोगे, हमेशा एक रिलेटिव टर्म पढ़ोगे। ये पोटेंशियल एक रिलेटिव टर्म है, ऐसे समझो। हाई पोटेंशियल ये है, लो पोटेंशियल ये है। यही कहानी एनर्जी में चलता है। एनर्जी हमेशा फ्लो करती है हाई ऑर्डर से लो ऑर्डर। जहाँ एनर्जी ज़्यादा है और जहाँ एनर्जी कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ। अब देखो बोलते हैं
घर में है 220 वोल्ट का करंट, ये जो 220 वोल्ट का करंट है पोटेंशियल बता रहा है। बैटरी आती है 6 वोल्ट की, 12 वोल्ट का, 18 वोल्ट का, हाँ 110 वोल्ट का, 220 वोल्ट का। वोल्ट मतलब वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल। पोटेंशियल ये बताता है कि उसमें करंट कितना ज़्यादा होगा। 400 उगाना है ना, लग गए 440 वोल्ट के छूने से तेरे, भाई उसको छुएंगे और 440 वोल्ट जो लगा वो उसका मतलब कहना वो चाह रहा है, इसको ऐसे एक्सप्लेन करें, इस गाने में, ठीक है, जो गाना बनाने वाला है उसका तात्पर्य ये है कि 440 वोल्ट को अगर आप छूने की कोशिश करोगे तो आपके मरने की संभावना उतनी ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा करंट का सप्लाई होगा। आप ऐसे समझ लो, वोल्टेज बढ़ने से करंट क्या होता है? बढ़ता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल से एक कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ज़्यादा हम लोग लेंदी नहीं करेंगे। आगे बढ़े बढ़े। देखो फिर इसको समझाने का बहुत तरीका है, और भी तरीका है इसको समझाने का, पर ये मतलब ये एक आसान तरीका है जिसको हम आपको क्या की समझा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आपको क्या बताएं कि पोटेंशियल जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा, ठीक है, पोटेंशियल बढ़ा तो करंट बढ़ा। कैसा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। कैसा रिलेशन? और इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। याद रखिएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने सबसे पहला ये बताया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को क्या रखना है? आपसे एग्जाम में पूछा जाए कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ, ये लिखिएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। कोई दिक्कत? ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ईडी अक्रॉस वायर इज directly proportional to current flow in it। इसका क्या मतलब है? मान लो ये कोई वायर है, इस वायर का ये एंड ए है और ये एंड क्या है? बी। मानते हैं किसी एक तरफ पोटेंशियल ज्यादा है, मानते हैं, चाहे इधर मानो चाहे इधर मानो, कोई दिक्कत? तो हम मानते हैं इधर पोटेंशियल ज्यादा है और इधर पोटेंशियल क्या है? कम। तो अच्छा यहाँ पोटेंशियल मान लेते हैं वी ए बी है और यहाँ पोटेंशियल क्या है? वी बी है, मान लेते हैं। तो हम क्या बताएं, जो पोटेंशियल अक्रॉस वायर है, अच्छा वायर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल है यानी कि वी ए बी, कोई दिक्कत? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें जितना करंट को हम सप्लाई करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अभी समझा रहे हैं और अच्छे से। इसको दिखाओ या नहीं दिखाओ, सिर्फ समझा रहे हैं हम आपको। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप ऐसे समझो, करंट जितना बढ़ेगा पोटेंशियल उतना ज़्यादा, या उल्टा देख लो, पोटेंशियल जितना बढ़ेगा करंट उतना ज़्यादा। 220 वोल्ट जहाँ है और जहाँ 440 वोल्ट है, जहाँ 11,000 वोल्ट है, करंट कहाँ ज़्यादा? 11,000 में। ये समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? अब ये बताइए भी, ये जब भी हटता है तो एक इक्वल और एक कांस्टेंट आता है, ये पता है ना? एक इक्वल आया, एक कांस्टेंट आया, और आपको पता है ये आर क्या है? रेजिस्टेंस। ये आर क्या है? यही आर रेजिस्टेंस है जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं लेक्चर 1 में। पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं। रेजिस्टेंस क्या है? वो प्रॉपर्टी जो चाहता है करंट को पास ना करे, वो जो चाहता है बर्बाद ना हो, याद है? बर्बाद होने वाला, वो चाहता है करंट पास ना करे। तो एक चाहता है कि करंट पास करे, रेजिस्टेंस चाहता है कि करंट पास नहीं करे। ओम उसका ऐसा यूनिट बताए थे ना, ओम होता है। ओम क्यों होता है? क्योंकि ये कहाँ से आया? ओम्स लॉ से आया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर हो? कोई परेशानी है? ठीक है, हमने क्या बताया? वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? बढ़ेगा, या करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज क्या होगा? बढ़ेगा। ये हटा यहाँ से, अब इसके बारे में हम बता चुके तो यहाँ पे बताएंगे नहीं। अब ये याद रख लेना, ये तो पता ही है। ऐसा यूनिट यहाँ पे क्या होता है इसका? ऐसा यूनिट यहाँ पे होता है ओम। ऐसे दिखा हो या ऐसे दिखा हो, ये बाई नहीं है, देखो, और ओम, ये चीज़ हम बता चुके हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं। क्लियर? कोई परेशानी? देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है, समटाइम्स आ जाता है कि डिफाइन करो 1 ओम रेजिस्टेंस। 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है ना, इसको डिफाइन करो कि आखिर 1 ओम का रेजिस्टेंस है क्या। तो डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। कैसे? आपको आर को डिफाइन करना है, आर को रखो, आर बराबर क्या होगा? इसको इधर ले लो, वी बाई क्या होगा? आई। अब एक बात बताओ, ये चाहिए 1 ओम, ये 1 ओम कब होगा? जब वोल्टेज कितना हो जाए? 1 वोल्ट, और करंट कितना?
1 एम्पियर। याद आया? ये चीज बताए थे ना, हाँ 1/1 क्या होता है? 1 होता है, 1 चाहिए ना, 1/1 क्या होता है? 1। अगर 1 एम्पियर का करंट को हम फ्लो करें और 1 वोल्ट पोटेंशियल हो जाए तो रेजिस्टेंस कितना होगा? डिफाइन कर लोगे, बुक में हालांकि दिया हुआ है, जब किताब आप खोलोगे उठाओगे तो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे सब दिया हुआ है, ये हम आपको केवल बता दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना? क्लियर? ऊपर से नहीं जा रहा है? ठीक है, देखो ऊपर से नहीं जाएगा। अच्छा एक बात, ऊपर से नहीं जा रहा है? नहीं, ठीक है, जाएगा तो फिर से बात। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं इधर। तो इतना चीज हो गया, बेसिक बेसिक चीज हम आपको बता रहे, बहुत डेप्थ नहीं जा रहे लेकिन बता रहे हैं, ठीक है? चलिए देखिए, देखो कंडक्टर को हम 2 पार्ट में बांटेंगे। एक होता है ओमिक, एक होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, अब तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो ये जरूर पढ़ना है आपको। एक होता है ओमिक, एक होता है नॉन ओमिक। मतलब कौन चीज़ का कंडक्टर रहता है? कंडक्टर मतलब जिससे करंट पास हो रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। हाँ, कंडक्टर मतलब जिससे करंट पास हो रहा है। एक आपका होता है ओमिक, एक आपका होता है बुक बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है? अभी नहीं, बुक बाद में, पहले टॉपिक्स देख लीजिए, बुक हम बाद में खुद दिखा देंगे। एक कंडक्टर होता है ओमिक और एक होता है, अच्छा ओमिक का मतलब जो ओम्स लॉ को क्या करे? फॉलो करे। याद रखिएगा, ओम्स लॉ को ये क्या करे? ओम्स लॉ। और नॉन ओमिक का मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे, डजंट फॉलो, सीधा सा बात है। अच्छा, ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या होता है ये समझो। ओम का नियम क्या बोलता है? ओम का नियम बोलता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। जिस प्रोपोर्शन में ये बढ़ेगा ये उसी प्रोपोर्शन में ये भी बढ़ना चाहिए, यही है इसका मतलब। क्या समझ लो पहले, देखो इसका मतलब ये है, देखो एक तरफ V है और एक तरफ I है, जरा ध्यान से देखना। अच्छा, ये है वोल्ट में और ये है एम्पियर में। मान लो पहले आपके पास 2 वोल्ट था पोटेंशियल, तो उस समय हम देखें करंट है 1 एम्पियर की। मान लो फिर आपके पास में है 4 वोल्ट का, तो हम देखें 2 एम्पियर है। फिर आपके पास में हम देखें 4 से बढ़ा के मान लो अगर 8 की है, सपोज 8 की है, 8, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? फिर मान लो अगर 6 की है बीच में अगर मान लो यहाँ 6 की है, या मान लो यहाँ 18 की है, सपोज 18 की है, तो अब कितना होगा? यहाँ पे 9 हो जाएगा। कैसे पता चल रहा है? ऐसे पता चल रहा है, देखो 1 था तो 2 हुआ, 1 का डबल, 2 का डबल, ठीक है? 4 था तो 8, 9, तो डबल हो रहा है ना, मतलब ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, पर एक प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। आपको नजर आ रहा है ना? मतलब ये डबल मल्टीप्लाई 2, ये भी कैसे बढ़ रहा है? मल्टीप्लाई 2, ये भी कैसे बढ़ रहा है? ये भी कैसे बढ़ रहा है? मल्टीप्लाई 2, मतलब एक फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। आई होप क्लियर? अच्छा, नॉन ओमिक का मतलब क्या है? देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक बढ़ा दूसरा बढ़ा, लेकिन जिस रेशियो में ये बढ़ रहा है उसी रेशियो में वो भी बढ़ेगा, एक ही रेशियो में बढ़ेगा। देखो जिस रेशियो में ये बढ़ा उसी रेशियो में अगला बढ़ना। एक बढ़ना ये भी तो हो सकता है ना, एक तो ये भी केस हो सकता था ना, मान लो ये V है, ये I है, ये मान लो 2 था, ये 1 है, इसको 2 किए तो ये हो सकता है 5 हो जाए, इसको 3 किए तो हो सकता है ये मान लो 6 हो जाए, इसको अगर 4 किए तो हो सकता है मान लो ये 7 हो जाए। देखो यहाँ भी बढ़ रहा है, पर यहाँ कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत। सर वो 3 का ई से भी तो हो सकता है। कौन सा? ट्रिपल, मतलब ट्रिपल ये वाला, जैसे यहाँ डबल करके बढ़ा वैसे ट्रिपल भी बढ़ा। ये वाला कि ये वाला, ये 3 से बढ़े 4 से बढ़े उससे मतलब नहीं है। रेशियो एक फिक्स होना चाहिए, मतलब जिस तरीके से यहाँ बढ़ा वैसे ही यहाँ, वैसे ही यहाँ। अगर 3 से बढ़े, 6 से बढ़े, 8 से, उससे मतलब नहीं है। पर आप ये देखो कि यहाँ पे सब में डबल डबल बढ़ रहा था, पर यहाँ कुछ वैसा सिस्टम नहीं है। ये तो डबल बढ़ा पर ये डबल नहीं बढ़ा, ये डबल से ज़्यादा हो गया, ये डबल हुआ। इसका मतलब बढ़ ये भी रहा है, पर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। कहानी समझ में आ गया? देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब सिंपल सा ये है, ये नहीं होता है कि अगर एक बढ़ा तो एक बढ़ जाए। हमेशा आज तक ये समझाया गया आपको कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है कि पहले केस में दोनों जिस प्रोपोर्शन में बढ़ा, अगले केस में भी दोनों
उसी प्रपोर्शन में बढ़ना चाहिए। उसके बाद वाले केस में भी दोनों उसी प्रपोर्शन में बढ़ना चाहिए, जो कि हम आपको एग्जांपल दिखाए हैं। ठीक है, बढ़ तो इसमें भी रहा है, क्या इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब समझो, ओम का नियम फॉलो कर रहा है अगर कोई, तो वो ऐसे फॉलो किया तो वो ओम का नियम, और ऐसे वाले में, यानी कि ऐसे वाले में हमेशा ग्राफ ऐसा बनता है सीधा। याद रखिएगा, हमेशा ग्राफ कैसा बनता है? सीधा। और ऐसे वाले में हमेशा ग्राफ कैसा बनता है? कर्व बनेगा। क्लियर? कर्व मतलब एक जैसा नहीं बढ़ा। ये किसका ग्राफ बनेगा? V और I का। ये किसका बना? V वर्सेस I का। V वर्सेस I का, याद रखिएगा। ये किसका ग्राफ बना? V वर्सेस I का। यानी कि अगर कोई तुमसे पूछे ओम्स लॉ, सॉरी ओमिक जो कंडक्टर है और नॉन ओमिक जो कंडक्टर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो पहला डिफरेंस होता है कि ये ओम के नियम को फॉलो करता है, ये नहीं करता है। इसमें जो V वर्सेस I का ग्राफ है, याद रखिएगा, इसमें जो V वर्सेस I का ग्राफ है, ठीक है, ये कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन का होता है। इसमें कैसा होता है? कर्व लाइन का होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, V वर्सेस I का ग्राफ बताता क्या है? ये ग्राफ क्या बताएगा? देखो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, V इक्वल टू I R, यही निकल रहा था ना? हाँ, यहाँ से अगर हम R निकालें तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बाई I। V बाई, इसको बाई समझ लो कॉन्सेप्ट के लिए, ये बाई, V बाई I, V बाई I क्या निकला? R। यानी कि ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है रेजिस्टेंस को। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? एक जैसा रेजिस्टेंस बता रहा है, ये भी रेजिस्टेंस ही बताएगा, पर बाबू इसका रेजिस्टेंस कभी चेंज हो रहा है, कभी नहीं चेंज हो रहा है। कोई दिक्कत? यानी कि अगर एक लाइन में आपसे कोई पूछे आपके घर में नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल बताओ, तो रेजिस्टर ही होगा। नॉन ओमिक कंडक्टर के बुक में होगा, देख लेना। ठीक है, रेजिस्टर। सर रजिस्टर हम लोग अलग से लगा, रजिस्टर वो उसका क्या मतलब है वो हम आपको बाद में बताएंगे, फिलहाल बुक में एग्जांपल होगा। नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है? जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। मेनली जितना भी कंडक्टर है सब ओमिक होता है नॉर्मली। ठीक है, नॉन ओमिक में कुछ एग्जांपल्स आपके पास में है। आई होप क्लियर? कोई दिक्कत? ये भी बताएगा रेजिस्टेंस, पर इसका रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होगा, यहाँ फिक्स निकलेगा। इस केस में रेजिस्टेंस निकालो तो देखो, यहाँ रेजिस्टेंस निकालते, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V बाई I। 2 निकला, यहाँ भी कितना निकलेगा? 2। यहाँ भी कितना निकलेगा? 2। यहाँ भी कितना निकलेगा? 2। यहाँ रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, यहाँ 2 निकलेगा, यहाँ 2.5 निकलेगा, यहाँ 2 निकलेगा, यहाँ तो 2 से कम निकलेगा। कहानी समझ में आ रहा है? यानी कि इस केस में रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है, कभी ज़्यादा रोक लेंगे करंट, कभी नहीं रोकेंगे, कभी कम रोक लेंगे, अभी मन नहीं है, ऐसा कहानी है। आई होप क्लियर? कोई दिक्कत? क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसको छाप लो, फिर आगे बताते क्वेश्चन बनता कैसे है। सर तो वो अगर डिफरेंस लिखेंगे तो फिर ग्राफ बना के दिखाना होगा, तो पूछा नहीं जाएगा आपसे। आपसे बोर्ड में जो पूछा जाएगा वो हम बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये बोर्ड नहीं। देखो, अभी तक तुम जो भी पढ़े, अभी तक की बात बता रहे, अभी तक तुम जो भी पढ़े उसमें एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक यही है। बाकी सब तो बच्चा वाला है, बाकी सबसे नहीं आएगा। एक बड़ा चैप्टर है ये, मतलब जैसे ऑर्गेनिक एक बड़ा चैप्टर है ना, वैसे ही करंट एक बड़ा चैप्टर है। इससे बहुत लिमिटेड सवाल है, लेकिन सब एग्जैक्ट सवाल आता है, पॉइंट टू पॉइंट। तुमसे नहीं पूछा जाएगा करंट का डेफिनेशन बताओ, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन बताओ, उसका यूनिट बताओ, ये सब तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तुमसे अगर कुछ पूछा जाएगा तो ये टॉपिक जो अब हम लोग स्टार्ट किए। हाँ, ओम्स पूछा गया है, ऐसा नहीं 1 नंबर में पूछा गया ओम्स लॉ बताओ, करंट का यूनिट क्या होता है, एमसीक्यू में आ सकता है, करंट का यूनिट क्या होता है, पर अब एमसीक्यू में इतना आसान नहीं आ रहा है। अब जो एमसीक्यू में आ रहा है ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला आ रहा है। बहुत पहले पूछा गया ओम्स लॉ बताओ, डिफाइन करो ओम्स लॉ, कंडीशन बताओ ओम्स लॉ का क्या है, तो क्या कंडीशन है? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक है? आगे बढ़े। कितना मार्क्स का आता है? अब जब एग्जाम में बैठोगे तब देख लेना कितना मार्क्स का आता है। सब सवाल यही पूछना है गधा। आगे सुनो, ठीक है? यहाँ तक समझे? समझे? देखो, जो बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन होगा, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बनना चाहिए या बनता है, वो क्या है? हम आपको बताएं, ध्यान से देखना, कि V है, ये I है, V वर्सेस I का जो ग्राफ है वो क्या बता रहा था? रेजिस्टेंस बता रहा था। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब जो चाहता है करंट को पास, करंट को रोकना। तो एक बात बताओ, ये पहले तो I वर्सेस V का ग्राफ क्या बताएगा? क्या बताएगा?
ऐसे आई वर्सेस वी है, वी वर्सेस आई। कंडक्टेंस पता है क्या? क्या बताएगा? क्या बताएगा? रोकना चाहता हूँ, ज़्यादा ढकेलना चाहेगा। ढकेलने वाले को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बताएगा। कोई दिक्कत? अगर V वर्सेस I का ग्राफ रेजिस्टेंस बता रहा है, I वर्सेस V मतलब उल्टा हो गया ना, तो उल्टा क्या बताएगा? कंडक्टेंस। अगर मैं किसी को हमसे नफरत है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसको हमसे मोहब्बत है। ऐसा नहीं होता कहीं, मतलब रियल लाइफ। हाँ ऐसा हो, इसीलिए तो स्त्री कल आना, खाली स्त्री देखो, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत? सवाल कैसे बनेगा एग्जाम में? सवाल ऐसे बनता है, देखो आपके पास में दो केस है, एक तो V हो गया, एक I हो गया, और संभावना है इस साल बनने का, हमको उम्मीद है इस साल बनने का संभावना है। दो कंडक्टर दे रहे हैं, एक ऐसा दे रहे हैं और एक ऐसा दे रहे हैं, एक A है और एक B है। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, A और B में रेजिस्टेंस बताओ किसका ज़्यादा है, ठीक है? या दो सवाल दे दिए, कंडक्टेंस बताओ किसका ज़्यादा है। कोई दिक्कत? दूसरा चीज़ देखो, उल्टा कर दो, I और V में ये A है और ये B है। अब बताओ A और B का, ये बताओ रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है और बताओ कंडक्टेंस किसका ज़्यादा है। अब इतना दे दिए तो दिमाग घूम गया, नहीं घूमना चाहिए। आप ऐसे समझो, ऐसे सुनो, ऐसे समझो, ये दोनों केस एक दूसरे का उल्टा है। अगर यहाँ A का कंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो यहाँ A का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत? नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर यहाँ A का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो यहाँ कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ जो होगा यहाँ उसका क्या होगा? उल्टा होगा। अगर दोनों एक जैसा है तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना? क्लियर हो ना? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, इन दोनों में, अब देखो इन दोनों में कंपेयर करना है तुमको, इन दोनों में कंपेयर करना है ना। एक बात बताते हैं, पहले तो ये डिसाइड करो। अच्छा, रेजिस्टेंस भी बताना है, कंडक्टेंस भी बताना है। तो मान लो अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगा, अगर कंडक्टेंस ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। मतलब अगर दोनों एक साथ बताना है तब तो बहुत आसान है, एक निकाल लो दूसरा उल्टा कर दो। हमेशा एक निकालना, दूसरा को उल्टा कर लेना। निकालेंगे कैसे वो हम सिखा रहे हैं, ठीक है? यही सवाल बोर्ड में बनता है, बना हुआ भी है, आपको दिखाएंगे अभी। जस्ट इसको कराने के बाद ही हम आपको बताते हैं, या अभी बता देते हैं। इस केस में भी कुछ वैसे ही है, चलिए पहले दिखा ही देते हैं, ठीक है? पुराना नया उससे मतलब नहीं है, एक्सरसाइज में है। देखो सबसे पहले है पेज नंबर 197, एग्जाम्पल ही देख लो, ठीक है? पेज नंबर देखो, न्यू बुक में पेज नंबर 197 में एग्जाम्पल देख लो। इसमें तो सीधा बताया गया कौन सा ओमिक है, ठीक है? ये नहीं, ये नहीं, ये सवाल नहीं। आगे देखो, ये तो सीधा बताया गया कौन ओमिक है, ये वाला सवाल नहीं। ओमिक तो बहुत आसान है, दोनों ओमिक है क्योंकि दोनों सीधा है। नहीं है, PYQ में शायद था, बुक में नहीं थी। देखो पुरानी किताब में है क्या? पुरानी किताब में है, सबसे लास्ट वाली एक्सरसाइज खोलो, कुछ वैसा मिलेगा आपको। देखो नहीं है क्या फिगर वैसा? देखो मेरे ख्याल में है, कहीं है। एक्सरसाइज में है, सीधा एक्सरसाइज में चले जाओ, बी वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में। तो इसमें भी होना चाहिए, बी वाले पार्ट में है, एक भी, हाँ इस बी वाले पार्ट में है। मिला? क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है इसमें, उसमें कितना है? 11 है ना। पुरानी किताब में 11 है, नई किताब में 5 है। ऐसा ही फिगर दिया हुआ, देखो बी आई का दिया हुआ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, यही ना फर्क है। ए नीचे है, बी ऊपर है, कोई दिक्कत? सवाल आपसे बोला गया द वी आई ग्राफ फॉर ए सीरीज कॉम्बिनेशन एंड फॉर ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू रजिस्टर इज शोन। देखो दोनों का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ये आगे बताएंगे। दोनों को मिला के पूछा गया है, ठीक है? सवाल क्या है, विच ऑफ द टू ए और बी रिप्रेजेंट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब किसमें, कौन इन दोनों में से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द टू ए और बी
रिप्रेजेंट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ए या बी? देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम आगे बताएंगे, उससे रिलेटेड कर दिया गया ये सवाल। हम आपको सीधा सा ये समझाना चाहते हैं हम आपको ये समझाना चाहते हैं। अच्छा वो वाला चीज़ हम आगे बताएंगे आपको, जब हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ना तो उसके साथ रिलेट कर लेंगे। हमको ये जानना है कि ए और बी में से किसके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा है और किसके पास कम है। यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर हो, कोई परेशानी नहीं? चलिए बढ़ते हैं, समझाते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे रेजिस्टेंस होगा वैसे ही क्या होगा, कंडक्टेंस। चलिए इधर देखिए, देखो पहले समझ लो दो केस, ये पहला केस है और ये दूसरा केस है। ये भी है, ये आई है, ये भी है, ये आई है। एक है सपोज ऐसा, मान लो कुछ भी एक्स सपोज, और एक आपके पास में ऐसा मान लो वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर हो? एक कॉमन सेंस लगाना तुम लोग खुद, हम नहीं। मानो एक बात बताते हैं, सपोज कि अच्छा ये भी है ना, समझाने के लिए भी है ना, भी है ना, ठीक है। वोल्टेज है ना, कुछ होगा ना 5, 10, 15, 20, 25, 30, मान लो ये 30 है, कोई दिक्कत क्लियर? हाँ अच्छा, अगर इतना लंबा दिया हुआ है तो यहीं तक ले लेते समझाने के लिए। हालांकि इतना लंबा नहीं मिलेगा तुमको, ग्राफ के अंदर ही मिलेगा ताकि तुम खुद समझ पाओ। तो यहाँ ले लेते हैं, इसको नीचे मिलाते हैं। करंट है ना 5-5 के सॉरी 5-5 के इंटरवल में रखो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, समझाने के लिए केवल, कोई दिक्कत? अच्छा बी और आई का ग्राफ रेजिस्टेंस बता रहा था ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई आई होता है ना। देखो इसको यहाँ मिला रहे हैं तो ये यहाँ मिल रहा है ना आके, बी कितना था 30, अपने मन से किए हैं भाई। ये कितना है 35, लगभग 1 से कम होगा, 1 ओम से कम होगा, 1 से कम आएगा ना, कोई दिक्कत? ठीक है, डायरेक्ट बनाने का तरीका बताएंगे, हम सिर्फ समझा रहे हैं। यहाँ भी अपने मन से रख लो इंटरवल, 5 का रखना, 2 का रखना, जितने का रखना रख लो, 2 का ही रखो, 5 का तो आसान हो जाएगा, 2 का रखो। चलो 5 रखो, 5, 10, 15, 20, 25 और 30, यहाँ तक आना है ना, ऊपर तक आना है ना, ठीक है। 30, 35, चलो 35 पकड़े इसको। यहाँ देखो 5, ये जितना बड़ा उतना ही, 5, 10, 15, 20, 25, 30 पकड़ लो। तो यहाँ पे आर क्या निकलेगा, बी बाई आई, यानी कि 35 बाई, इसको 30 पकड़े हैं ना, 30। देखो तो 1 से ज़्यादा निकल रहा है, यानी कि ये 1 से क्या निकल रहा है, ज़्यादा निकल रहा है। अब एक बात बताओ, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ज़्यादा है ना? नहीं सॉरी, इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा, कोई दिक्कत? आप ऐसे समझो, ये 1 से ज़्यादा है ना, ये 1 से कम है ना, इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। मतलब देखो, अच्छा ये ज़्यादा झुका हुआ है, ये उठा हुआ है, तो जो उठा हुआ है उसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, ज़्यादा। मतलब यहाँ रेजिस्टेंस ए का ज़्यादा होगा किससे, रेजिस्टेंस बी से, यही मतलब हुआ ना। अब एक बात और सुनो, ये समझाने के लिए हम आपको अल्टीमेट दूसरे तरीके से बताएंगे, ठीक है? सिर्फ ऐसे जब एग्जाम में भूल जाओ तो आप ऐसे देख लेना। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ए का कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। यानी कि ए का सी यानी कि कंडक्टेंस कम है किससे, बी से। यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर? क्लियर? इस ग्राफ में आ जाओ, इस ग्राफ में आ जाओ। हम आपको बताए थे V वर्सेस I में जो जितना उठा हुआ है उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा, तो I वर्सेस V में जो जितना उठा हुआ है उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम। यानी कि इस केस में कंडक्टेंस A का क्या हो गया, ज़्यादा हो गया B से, और इसका रेजिस्टेंस A का क्या हो गया, कम हो गया किससे, B से। ये समझ में आ गया? अब एक बात सुनो, इतना टाइम नहीं मिलता एग्जाम में, 1 नंबर 2 नंबर में, ठीक है? ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में जो बच्चा देख रहा होगा वो ये भी सोच रहा होगा कि सर बता क्या रहे हैं, एक आसान तरीका बता दिए, जब नहीं समझ में आए तो इक्वल इंटरवल ले लो, दिमाग लगा लेना, उतना मिलता नहीं है। आप सीधा ये देखो एक लाइन में, हाँ जब एक ही फिगर में 3-4 दे दिया जाए, मान लो जैसे ये V है, ये I है,
और आपके पास में ये हो जाए I और ये हो जाए V, ऐसे समझो। पहले तो ये दिमाग में डालो, V वर्सेस I से आपको क्या मिलेगा, R मिलेगा, और I वर्सेस V से आपको क्या मिलेगा, C कंडक्टेंस मिलेगा। दो देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, बड़ा कर दो और बड़ा कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये A है, ये B है, ये C है, यहाँ तक कोई दिक्कत? थोड़ा मैथ से रिलेट होगा, मैथ में सेक्शन फॉर्मूला से रिलेट होगा और इक्वेशन ऑफ लाइन से होगा, तो थोड़ा देख लो। अब यहाँ पे भी कुछ वैसे ही मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये A है, ये B है और ये C। आपसे पूछा गया A B C में किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है या कंडक्टेंस ज़्यादा है, कोई दिक्कत है? तो V वर्सेस I का हमेशा याद रखना, ठीक है? V वर्सेस I का हमेशा याद रखना। नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बस ये याद रखना कि V वर्सेस I से R मिलता है, I वर्सेस V से क्या मिलता है, C। एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, सबसे ज़्यादा एंगल कौन बना रहा है, A B C कौन बना रहा है? C। सबसे ज़्यादा एंगल कौन बना रहा है? C। सबसे ज़्यादा एंगल कौन बना रहा है? अच्छा हाँ। ये एंगल और ये एंगल, सबसे बड़ा एंगल किसका है? A का। कोई दिक्कत? क्लियर? क्लियर? सबसे बड़ा एंगल किसका हो गया? A का हो गया। यहाँ तक कोई परेशानी? ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप। देखो, किसी का भी जो स्लोप होता है, स्लोप का फॉर्मूला 9 में जाओ, आप पढ़ के आए हो, क्या होता है? tan थीटा। आखिरी वाला एक्सरसाइज अभी नहीं तो अब तक अगर आप लोग पढ़ लिए होगे इक्वेशन ऑफ लाइन तब तो ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर हो? इसी को ना स्लोप बोलते हैं। स्लोप का सिंपल सा मतलब है कौन कितना उठा है, कौन कितना झुका है। ये सब हम पुरानी वीडियोज में बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। नहीं तो आप एक लाइन में देखो, नींद आ रहा है ना? नहीं, नींद आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर हो? देखो, हम वो जो मान के बनाए थे इंटरवल ले लेके, वो बहुत पुराना है, उसको नहीं, उसको समझाने के लिए हम केवल आपको बताए थे। एक्चुअल कैसा निकल रहा है वो समझो। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। स्लोप होता है क्या है? किसी का जो स्लोप है वो क्या बताता है? वो रिलेशन बताता है। कैसा रिलेशन बताता है? परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बताता है। यही ना मतलब है? कोई दिक्कत है? क्लियर हो भाई? स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? c बाई बी। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, परपेंडिकुलर, आप ऐसे देखो। अच्छा एक्चुअली ये बताओ, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ले सकते हैं ना? हाँ। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो हम एक चीज़ बताते हैं। देखो, इस ट्रायंगल को हम ऐसे देख लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है? इसको ऐसे बना लेते हैं अपने से। वहाँ कॉन्सेप्ट और डिटेल में बताएंगे। अब ये बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा? जितना ये डिस्टेंस होगा। और इस डिस्टेंस पे क्या है? यही तो परपेंडिकुलर है ना? तो यही परपेंडिकुलर होगा ना? इस पे है क्या? V और बेस में है क्या? I। यहाँ तक कोई दिक्कत? V और V वर्सेस I क्या बता रहा था? R। यानी कि अगर इस ग्राफ का tan थीटा निकालो तो वो आपको क्या बताएगा? R। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? उसी तरीके से अगर इस ग्राफ का आप tan थीटा निकालोगे तो वो क्या बताएगा? C। कंडक्टेंस तो बताएगा। किसी भी ग्राफ का स्लोप मतलब tan थीटा। कोई दिक्कत? स्लोप मतलब tan थीटा। कोई दिक्कत? और वो स्लोप या tan थीटा बताएगा क्या? तो उसके y एक्सिस पे जो है और उसके x एक्सिस पे जो है, उन दोनों का रिलेशन ही तो बताएगा। इस ग्राफ का tan थीटा आपको रेजिस्टेंस बताएगा, तो इस ग्राफ का tan थीटा क्या बताएगा? कंडक्टेंस। अब tan का वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ बढ़ता है। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, देखो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो 1/√3। अच्छा, tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। और tan 60 का वैल्यू होता है √3, 1.73। इन दोनों में नहीं समझ में आया अगर तो ऐसे देख लो, यहाँ पे tan 45 का वैल्यू 1 है और यहाँ tan 60 का वैल्यू, मतलब एंगल बढ़ा तो वैल्यू बढ़ गया ना? एंगल जितना बढ़ेगा वैल्यू उतना बढ़ेगा। अब एक बात बताओ, यानी कि इसका वैल्यू, इस वाले का वैल्यू कम होगा, इस वाले का वैल्यू ज़्यादा होगा, इस वाले का वैल्यू क्या होगा? और ज़्यादा। जब इसका वैल्यू और ज़्यादा होगा तो आपको ऑब्वियस सब समझ में आ जाना चाहिए, जो जितना उठा हुआ है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत? यहाँ देख लो, जो जितना उठा हुआ उसका कंडक्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? tan का कॉन्सेप्ट लगा लो, आपको धरती पे हर चीज़ नज़र आ जाएगा। क्या बाबू, कोई दिक्कत नहीं? इसको वहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन में हम लोग फिर से करेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे हम आपको सिर्फ समझा दिए, दो तरीका बता दिए इस सवाल में। अब जो बुक में सवाल था उस सवाल को भी देख लो।
टाइम कितना हुआ? 58 58 हो गया। अच्छा, जाने का टाइम हो गया। सुनो इधर, बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या दिया होता है, अच्छा रिकॉर्डिंग में भी अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो वो पूछ लेना, ठीक है। ऐसे हम ज़्यादा फिजिक्स पढ़ाते नहीं हैं, मतलब ऑनलाइन नहीं पढ़ाते, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना। देखो ये V था, ये I था, हम उल्टा करते हैं, यहाँ I और यहाँ पे क्या V। उसमें ऐसा दो दिया हुआ है, एक A है और एक बड़ा बना देते हैं B। अब पहले वाले मेथड में वो बच्चा यहाँ तक लेके जाएगा, अपने मन से दिक्कत होगा उसको, मानेगा। सीधा देखो, एंगल किसका ज़्यादा है? एंगल ए का A का ज़्यादा है। कंडक्टेंस उसका अच्छा I वर्सेस B से क्या मिल रहा है? I वर्सेस B से क्या मिलेगा? कंडक्टेंस। अच्छा एंगल A का ज़्यादा है तो A का कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, यानी कंडक्टेंस ऑफ A ज़्यादा होगा किससे? कंडक्टेंस ऑफ B से। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर इसका कंडक्टेंस ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप क्लियर है। क्वेश्चन में बस इतना ही दिक्कत था। बच्चा देखो कहाँ फंसता है, बोला गया है A और B दोनों किसी कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। कॉम्बिनेशन यहीं पे निकल रहा है। कॉम्बिनेशन आपके पास 3 तरह का होता है, यही देख लो, आगे बताएंगे तो फिर बताएंगे। कॉम्बिनेशन आपके पास 3 तरह का होता है। एक होता है इन सीरीज, जो बताएं A मीटर जुड़ा रहता है इन सीरीज में, बताएं। दूसरा क्या होता है? इन पैरेलल, पैरेलल में बताएं वोल्ट मीटर। और तीसरा क्या बताएं? कंबाइन, इन कंबाइन मतलब दोनों मिला के। एक बात याद रखना, यहाँ पे बोला गया है सिर्फ 2 की बात की गई थी। ये दोनों या तो इन सीरीज में है या तो इन पैरेलल में, आपस में नहीं है। ये हो सकता है इन सीरीज में जुड़ा हो या पैरेलल, ये हो सकता है इन सीरीज में जुड़ा हो या पैरेलल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ तक कोई दिक्कत है? मतलब देखो सवाल में ये बोला गया दोनों में से कोई इन सीरीज में है और दूसरा पैरेलल है। हमको नहीं पता कौन सा इन सीरीज है कौन सा इन। अब ये बात बता, आपको समझाते हैं। जो इन सीरीज में जुड़ता है उसके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है, यही खेला था। जो इन पैरेलल में जुड़ता है उसके पास रेजिस्टेंस क्या होता है? कम। अब तुम नहीं बता दोगे किसके पास कम है किसके पास ज़्यादा है। भाई जिसके पास ज़्यादा है वो किस में जुड़ा है? सीरीज में। किसके पास ज़्यादा था? B के पास रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो B वाला किस में जुड़ा हुआ है? सीरीज में। तो ये वाला किस में जुड़ा हुआ है? पैरेलल में। डायरेक्ट नहीं पूछ के कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है और किसका कम है, वो ऐसे सवाल में फंसा दिया कि A और B जुड़ा हुआ है इन सीरीज में और इन पैरेलल में। बताओ कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में? कंबाइन में नहीं यहाँ देख पाएंगे हम लोग, कंबाइन में यहाँ नहीं देख पाएंगे। कंबाइन में कैसे कंबाइन किया हुआ है? हमेशा कंबाइन में ये होता है कि पैरेलल से ज़्यादा और सीरीज से कम होता है। अधिकतर ऐसे ही देखा जाता है कि पैरेलल से ज़्यादा होता है और सीरीज से क्या हो जाता है? कम। मतलब सबको हम सीरीज में जोड़ें और सबको कंबाइन करके जोड़ें तो दोनों के बीच में ही निकलता है। आई होप क्लियर। देखो कितना ट्विस्ट किया था सवाल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े ना आगे, ठीक है। अब बताओ बोर्ड में अगर ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो पहले तो बच्चा बोलेगा, देखो इसलिए हम बोले कि वो जानना बहुत ज़रूरी है। हम क्यों बता रहे थे कि वो जानना किस लिए ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है। धीरे धीरे करके चलते रहिए। एक टॉपिक अगर हमको 4 बार भी बताना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे मतलब दुनिया को समझाने के लिए नहीं बैठे हुए, 2-4 भी समझ जाओ ना काफ़ी है। बाकी तो पढ़ाने वाला तो सब कोई पढ़ा ही रहा है, बस समझने का दिक्कत है। हो सकता है कि मेरे लिए कोई अच्छा हो, आपके लिए अच्छा नहीं हो। अरे हमको जिससे समझ में आता है मेरे लिए वो अच्छा है, ये याद रखिएगा। आपको जहाँ समझ में आता है, जिस लैंग्वेज में समझ में आता है। ये नहीं है कि कोई अगर गाली गलौज करके भी समझाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है समझ लो। अब देखो एक मोटा मोटी सर्किट का बात करते हैं। सर्किट है क्या? हम लोग सर्किट बार बार बोलते हैं, अरे सर्किट खराब हो गया। सर्किट का मतलब है वो सिस्टम जिसमें से करंट पास कर रहा है। मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं, ठीक है। सर्किट का मतलब देखो, सर्किट का मतलब होता है वो सिस्टम जिससे करंट को पास जहाँ से करंट पास हो रही है। हम सर्किट को एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जनरल मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हर जगह आपको ऐसा मिलेगा। ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऐसे देखो। अच्छा उसके लिए आप कुछ चीज़ जान लो। अगर कहीं पे बल्ब होगा तो बल्ब को हम लोग जनरली ऐसे दिखाते हैं, बुक में दिया हुआ है ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। कहीं पे अगर वायर होगा तो वायर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। कहीं अगर ओपन वायर होगा, ओपन वायर का मतलब खुला हुआ है, तो उसको ऐसे दिखाते हैं। ये देखो वायर, ये 2 हिस्सा है, खुला हुआ है, टच नहीं है। ए मीटर को कैसे दिखाते हैं?
एक गोल गोल बना बना के- हाँ, ये गोल होगा, ए है, ए मतलब अंकित मेरा नाम। वोल्ट मीटर को कैसे दिखाते हैं? बी को गोल कर हाँ, बी को गोल कर दो, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर को कैसे दिखाते हैं? जी को गोल कर दो, वही हाँ, जी को गोल कर दो, ऐसा, ठीक है। याद रखिएगा वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है और ये दोनों सीरीज में होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, रेजिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं? रेजिस्टेंस को सर ऐसे ऐसे ऊपर रेजिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं ये भी समझो, ऊपर नीचे करके झील मिला ऐसा, ऐसा। अब एक बात समझिएगा, देखो वायर में बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, इसलिए वायर के रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कहीं भी। वायर रिप्रेजेंट करेंगे, वायर का रेजिस्टेंस हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो रेजिस्टेंस किसका रिप्रेजेंट करते हैं? एसी का, टीवी का, फ्रिज का, किसी बल्ब का, कुछ भी, उसके रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ये वायर है, ये जो आ रहा है ना, ये वाला क्या है? वायर है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज बताना यहाँ भूल गए, बैटरी को कैसे दिखाते हैं? वो प्लस ऐसे, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक प्लस एक माइनस। सर कीवी कीवी नहीं दिखा की तो की ऐसे दिखाते हैं, की स्विच, ये सब तो पहले भी पढ़ के कभी ना कभी आए, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ओपन क्लोज, ये सब पहले पढ़ के आए, कोई दिक्कत? देखो ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का मतलब क्या? इस रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है जिसके पास करंट रोकने का क्षमता है। आई होप क्लियर? इस रेजिस्टेंस का मतलब ये मत बोलना कि सर आप तो बोले थे रेजिस्टेंस इंटरनल प्रॉपर्टी है, अंदर की प्रॉपर्टी, आप उसको कैसे दिखा रहे हो? मेरा अच्छाई और बुराई कोई दिखा पाएगा क्या? नहीं दिखा पाएगा। तो ये रेजिस्टेंस का मतलब हमको दिखाना है उसकी जगह पे ये। आई होप क्लियर? कोई दिक्कत? इसको बैटरी से जोड़ रखे हैं ऐसे, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे एक स्विच दे दी है ऐसा, यहाँ तो कोई दिक्कत? क्लियर हो? एक चीज़ याद रखना, जो करंट है ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। हमेशा प्लस से कहाँ? माइनस, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, तो ये प्लस है, करंट यहाँ से जाएगा आई। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ? बुक पे वो बता रहे हैं, मतलब पेपर पे तुम कैसे इसको दिखाओगे पूरे सर्किट को? इसी का काम आपको आगे है, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, इसके बिना आपको समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। करंट यहाँ से गया, इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया और यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत? वापस यहाँ आ गया और यही करंट फिर घूमेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब अगर आपको एमीटर जोड़ना है तो एमीटर सीरीज में जोड़ेंगे, यहाँ है, यहाँ कहीं भी जोड़ लो, यहाँ एमीटर जोड़ेंगे ऐसे सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या है? सीरीज का मतलब ये है कि जितना इससे पास हो रहा है ना उतना ही इससे भी पास होना चाहिए। हाँ, एमीटर हमेशा सीरीज में होगा। वोल्ट मीटर अगर जोड़ना है तो वोल्ट मीटर हम लोग इसके पैरेलल जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ देंगे वोल्ट मीटर। सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट हमको आगे बताना है, अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि कैसे दिखाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये एमीटर है और ये क्या है? वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर नीचे तरफ ऊपर दिखा दो। पैरेलल, पैरेलल का मतलब समझ में आ रहा है ना? ये है इसके पैरेलल, आप ऐसे फील करो। ये सही तरीका नहीं है समझाने का। यहाँ पे पैरेलल का मतलब आपको दिखेगा भी नहीं पैरेलल है, लेकिन पैरेलल होगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे तब, ठीक है। गैल्वेनोमीटर दिखाना, इसी की जगह पे आप गैल्वेनोमीटर रख दो। तो एक नॉर्मल जो आप दिखाते हो, रिप्रेजेंट करते हो सर्किट का, ये वो सर्किट है। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हो? ये वो सर्किट है जिस पे आगे हम लोग क्या करेंगे? काम करेंगे, ठीक है। क्या क्या यूज हो? अच्छा, बल्ब दिखाना तो बल्ब दिखाएंगे, ठीक है। वायर तो आप दिखा ही रहे हो। ओपन वायर क्या होता है? ओपन वायर तो खैर खुला हुआ है। एमीटर क्या हुआ? ये एमीटर है। वोल्ट मीटर क्या हो गया? यहाँ वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या हो गया? यहाँ गैल्वेनोमीटर हो गया। आई होप क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए देखिए आगे देखो। दो चीज समझो। पहला है कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब पता है ना क्या होता है? कंडक्टर मतलब क्या होता है? कंडक्टर जो करंट पास करे। पास करते हैं, एक आपके पास में है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? जो करंट पास करता है। अच्छा, रेजिस्टेंस होगा कहाँ? कंडक्टर में। ये समझ में आ रहा है ना? रेजिस्टेंस कहाँ होगा? आसमान में थोड़ा ना होगा। रेजिस्टेंस किसके पास होगा? जो करंट पास करेगा जो करंट पास करेगा उसी के पास होगा ना। अल्टीमेट कंडक्टर के पास ही होगा ना। कोई दिक्कत? एक आपके पास में यहाँ टर्म निकल के आता है रेजिस्टर। देखो रेजिस्टर ऐसे होता अलग है,
सर्किट कभी खोलना, उसमें लाल पीला नीला जो छोटा छोटा दिखाता है ना, एकदम गोल 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 छोटा छोटा, वो रजिस्टर होता है, छोटा छोटा रजिस्टर होता है। यहाँ अगर कभी आपको रजिस्टर बोला जाए इस चैप्टर में, उसका मतलब रेजिस्टेंस से ही समझो, और रेजिस्टेंस का मतलब कंडक्टर से समझो। अगर कभी आपको बोला जाए टू कंडक्टर आर कंबाइन इन सीरीज और पैरेलल, इसका मतलब है रेजिस्टेंस कंबाइन किया गया। अगर कभी आपको बोला जाए टू रजिस्टर आर कंबाइन, इसका मतलब है रेजिस्टेंस कंबाइन किया गया। चाहे ये जोड़े चाहे ये जोड़े चाहे ये जोड़े, हर किसी के लिए जो सिंबल होगा वो ये वाला होगा। आई होप क्लियर। तीनों एक ही चीज है। इसका रूम में डिस्टर्ब कर दिया सर बजाने। ये समझ में आया? चाहे आपको कंडक्टर कहा जाए, चाहे आपको रजिस्टर कहा जाए, चाहे आपको क्या रेजिस्टेंस कहा जाए, ये तीनों का मतलब क्या होगा? सेम। यहाँ पे ऐसे तीनों है अलग अलग चीज, ये कंडक्टर है, ये उसका प्रॉपर्टी, ये रजिस्टर तो अलग चीज ही होता है। आई होप क्लियर। आगे बढ़े। बढ़े कि ऊपर से जा रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? इसका रिएक्शन तुम्हारा रिएक्शन भी रिकॉर्ड हो रहा है गधा, हम एडिट नहीं करेंगे, ऐसे ही अपलोड कर देंगे। हम करते हैं। क्या किया है? चलिए बढ़ते हैं। 410 चलिए देखिए। अच्छा हम लोग क्या क्या कवर किए हैं? पोटेंशियल बताएं, पोटेंशियल डिफरेंस बता दिए, ओम का लॉ बता दिए, ओम्स लॉ से जो आपके पास में ग्राफिकल वाला था वो कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए, आपको रेजिस्टेंस और रजिस्टर का नॉर्मल मीनिंग और आपको सर्किट बता दिए हैं। कॉम्बिनेशन देख लो कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग आगे कल की क्लास में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। पहले कॉम्बिनेशन समझ लो। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। कितने तरह का होता है? 3 तरह का बता दिए। कौन सा? सीरीज, पैरेलल, कंबाइन। ठीक है। तीसरा क्या होता है? कंबाइन। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये दोनों तो बहुत आसान है। सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब होता है सिंपल सा, देखो मेरे पास ये 3 मार्कर है, ऐसा समझना। मान लो इसको, अच्छा इस तीनों मार्कर का आपको ये पता है ना, ये वाला टॉप है और नीचे वाला बॉटम है। इसका ये टॉप है, ये बॉटम है, ये ऊपर का, ये नीचे का, ठीक है। इसके एंड पॉइंट से इसका फर्स्ट पॉइंट जोड़ दो ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत? और इसके एंड पॉइंट से इसका फर्स्ट पॉइंट जोड़ दो, कोई दिक्कत? ऐसे ही जोड़ते हुए चले जाओ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज। आई होप क्लियर। इसका मतलब क्या है? एक का एंड पॉइंट, दूसरा का फर्स्ट पॉइंट, दूसरे का एंड पॉइंट, तीसरे का फर्स्ट पॉइंट, तीसरे का एंड पॉइंट, चौथा का फर्स्ट पॉइंट। इसी तरीके से उसको जोड़ते हुए चले जाओ। 3 जोड़ो, 4 जोड़ो, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 जोड़ो, कोई दिक्कत? सीरीज का मतलब समझ में आ गया? पैरेलल का मतलब है ये तीनों का जो मुंडी है, ये मुंडी है, इसको मुंडी बोलते हैं। माछर मुंडी ना है, मार्कर मुंडी, ठीक है, हाँ माछर मुंडी ना है। तो इन तीनों का जो मुंडी है इसको एक जगह जोड़ दो, और इस तीनों का जो ये है लेग पीस है इसको एक जगह जोड़ दो, तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप क्लियर, समझ में आ गया ना? अब इसको देख लो दिखाते कैसे हैं। इन सीरीज को ऐसे दिखाते हैं, देखो ये पहला वाला था R1, इसका एक किनारा और एक किनारा, ठीक है, और ये यहीं से दूसरा वाला हम जोड़ लिए, ये R2, और यहीं से हम तीसरा वाला जोड़ लिए, ये क्या हो गया? R3। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बात बताओ, इसको ऐसे दिखा के ऐसे मोड़ सकते हैं ना? बात तो वही है ना, मतलब कहने का मतलब जुड़ा हुआ वैसे ही है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये ऐसे है R1, फिर अगले केस में हम ऐसे दिखा दिए R2, फिर हम ऐसे दिखा दिए, ये क्या हो गया? R3। फिर ऐसे भी मोड़ सकते थे, ठीक है। ये सब किस में है? कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में। कोई दिक्कत? जुड़ा हुआ वैसे ही है, इसको ये ऐसे और ऐसे मुड़ा तो इसको ऐसे, ये ब्रेक डांस करो ना, ये ऐसे ऐसे मुड़ा तो इसको ऐसे ऐसे खोल लो, कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना?
क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, पैरेलल वाला दिखता जनरली कैसे है वो देखो। देखो एक ये है, बात नहीं करो, ये R2 है और ये क्या है R3 है। क्या बताएं हम, क्या बताएं हम? सर वो तीनों जोड़ेगा, हाँ मुंडी और इलेक्ट्रिक से जोड़ेगा। जोड़ दिए, ये वाला और ये वाला, तो ये क्या हो गया पैरेलल, और ये क्या हो गया सीरीज। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो? एकदम। हाँ एकदम क्लियर है ना? ठीक है। समटाइम क्या होता है, समटाइम आपको दिखेगा नहीं। अब कि देखो ऐसे बोलोगे ना, ये पैरेलल है, कभी कभी नहीं दिखेगा। कैसे, वो देख लो इस एग्जांपल से। देखो यहाँ वही है, पहाड़ वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो बताओ इसमें ये क्या है? सीरीज है ना, है ना सीरीज, सीरीज है ना। हम बोलते हैं ये पैरेलल है, सीरीज नहीं है। हाँ सर पैरेलल है। हाँ सर बोलो पैरेलल कैसे? है। कैसे? कैसे? क्योंकि वो आप उसके जगह आप सीधा कर दिया तो पैरेलल हो। एक बात बताओ, ऐसा समझना, अगर समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, बाद में बताएंगे इसको। अगली क्लास में हम तो इसको डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। ऐसे बताओ, ये देखो करंट यहाँ से आ रहा है ना, करंट यहाँ से आ रहा है ना, एक करंट इधर भागा, एक करंट इधर भागा, तो ये दोनों ऐसे है ना। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको ऐसे टेढ़ा नहीं कर ले और इस वाले को ऐसे नहीं कर ले, जी सर तो पैरेलल बनेगा ना। देखो हम आपको क्या बताएं, हम आपको ये बताएं कि जरूरी नहीं है कि आपको अगर ऐसा दिखा तो ही पैरेलल है, ठीक है। कभी कभी सीरीज दिखेगा लेकिन होगा क्या, पैरेलल होगा। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। इसी में अगर एक चीज़ और यहाँ दे रहे हैं, इसी में अगर, अच्छा अब बताओ, अभी थोड़ी देर के लिए दिमाग में डालो। सबसे पहले अगर यही पूछते कि ये कैसा है, तब तो पैरेलल ही बोलते हैं ना एक बार में। सीरीज सीरीज कहाँ से बोलते हैं? जॉइंट। अभी सबसे पहले चले जाओ, अगर सबसे पहले हम यही पूछते हैं, ये फिगर देके कि ये है क्या, तो पैरेलल बोलते हैं ना, कि इसके पैरेलल ये नज़र आ रहा है, हाँ। लेकिन हम बोलते हैं ये कंबाइन है, मिक्स कॉम्बिनेशन है, इसमें सीरीज भी है, इसमें पैरेलल भी है। ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, और उसके साथ ये सीरीज में आ जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर हो? ठीक है। तो हम वही बता रहे हैं कि पैरेलल कभी कभी क्या होता है कि देख कर नहीं पता चलता है। आई होप क्लियर? कोई परेशानी? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, इसको यहाँ समझ लो तो 11 और 12 में आपको काम आएगा। वहाँ पे तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा करना है और इसमें बच्चा बहुत परेशान होता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं।